हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम अपने चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो का एक लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे एंड दैट इज़ नाइट्रोजन साइकिल। प्रीवियस सेशन में हमने बात करी थी फूड प्रिजर्वेशन की या प्रिजर्वेशन ऑफ फूड की, जहाँ पे हमने सीखा था कि किस तरीके से हम अलग अलग मेथड्स के थ्रू वेरियस टाइप के फूड आइटम्स को प्रिजर्व कर सकते हैं और स्पॉइलेज से प्रिवेंट कर सकते हैं। ये सारी कहानी थी अपने प्रीवियस सेशन की। आज के सेशन में हम बात करेंगे नाइट्रोजन साइकिल के ऊपर। तो चलो जल्दी से आज के इस सेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहाँ पे हम बात करेंगे नाइट्रोजन साइकिल के ऊपर। अब देखो, नाइट्रोजन साइकिल हमारे इस चैप्टर का एक मेजर टॉपिक है। इस टॉपिक को समझने के पहले, यानी कि नाइट्रोजन साइकिल को समझने के पहले ज़रूरत है एक छोटे से टॉपिक को समझने की, जिसका नाम है नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन एक ऐसा टॉपिक है जो कि ऑलरेडी हम थोड़ा बहुत तो पढ़ ही चुके हैं, है ना। सबसे पहले हमने पढ़ा था अपने फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में। फिर इसके बाद में सेम टॉपिक हमने इस वाले चैप्टर में, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो वाले चैप्टर में भी पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था? तो याद करो, जब हम पढ़ रहे थे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, कि कैसे सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। तो वहाँ भी हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में पढ़ा था। तो मैं ये मान के चल सकती हूँ कि हमारे बच्चों को नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में एक बेसिक नॉलेज तो है ही, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि हो सकता है कि हमारे पास कुछ ऐसे बच्चे आए जो कि डायरेक्टली सीधे के सीधे नाइट्रोजन फिक्सेशन और नाइट्रोजन साइकिल, मतलब कि ये वाला सेशन देखें, यानी कि वो प्रीवियस सेशंस देख करके ना आए, है ना। तो उनके लिए हो सकता है कि इस वाले सेशन को समझना मुश्किल हो जाए अगर मैं नाइट्रोजन फिक्सेशन फिर से आपको रिवाइज ना कराऊं। तो एक काम करते हैं, इन सभी प्रॉब्लम्स का हम एक अल्टीमेट सोल्यूशन निकाल लेते हैं। हम नाइट्रोजन फिक्सेशन को जल्दी से एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद में उसी के कंटिन्यूएशन में हम बात करेंगे नाइट्रोजन साइकिल की। नाइट्रोजन साइकिल एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का, और बहुत बार इस नाइट्रोजन साइकिल से जो है ना क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स के आते हैं। तो ये टॉपिक आपके लिए समझना इम्पॉर्टेंट है। तो इसको समझने के पहले सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन की, ठीक है। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, जो कि ऑलरेडी प्रीवियस टॉपिक्स को पढ़ चुके हैं, उनका यहाँ पे रिविजन चल रहा है। जिनने नहीं पढ़ा है तो वो ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन के साथ ही साथ आज हम नाइट्रोजन साइकिल भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, बेसिक्स हमारे बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। चलो, तो बेसिकली हमारे पास ना कई सारे एलिमेंट्स होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे पूरे प्लैनेट अर्थ में। जैसे कि हमारे पास नाइट्रोजन है, हमारे पास जिंक है, हमारे पास कार्बन है, कैल्शियम है, आयरन है, फॉस्फोरस है, सल्फर है, और बहुत सारे हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। और इन सभी एलिमेंट्स को हम शॉर्ट में या सिंप्लीफाई करने के लिए इनको हम इनके रिस्पेक्टिव सिंबल्स से डिनोट करते हैं। जैसे कि हम सबके घर के नाम कुछ अलग होते हैं। एक होता है बाहर का नाम जो काफ़ी बड़ा सा होता है, और एक होता है घर वाले जो बुलाते हैं, एक क्यूट नेम होता है हमारा, है ना। जैसे कि छोटू हो गया, पिंकी हो गया, चिंटू हो गया, कुछ इस तरीके का। तो एक होता है हमारा बाहर वाला नेम, और एक होता है हमारा घर वाला नाम, क्यूट वाला नाम, जो कि घर वाले हमको प्यार से उस नाम से बुलाते हैं, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास जो इतने सारे एलिमेंट्स होते हैं, इन एलिमेंट्स को भी हम उनके एक रिस्पेक्टिव सिंबल के साथ डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप लोगों ने कई बार देखा होगा, अगर हमें कार्बन को लिखना है तो हम उसका लंबा वाला कार्बन नाम नहीं लिखेंगे, हम क्या करते हैं, उसका एक शॉर्ट नेम जिसको हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, इस सिंबल से जो है डिनोट कर देंगे। अगर हम बात करेंगे कैल्शियम की, तो कैल्शियम के लिए हम पूरा उसका नाम नहीं लिखेंगे, बस उसका हम सिंबल बना देंगे CA, कैपिटल C स्मॉल a, ठीक है। ये उसकी स्पेलिंग से ही लिया गया है। जैसे कि कैल्शियम की स्पेलिंग क्या होती है, CALCALIUM, है ना। तो कैल्शियम का इतना बड़ा नाम ना लिख करके शॉर्ट में हम क्या लिख देते हैं, CA लिख देते हैं। ऐसे अगर हमें फॉस्फोरस लिखना है तो हम फॉस्फोरस लिखने के लिए ऐसे सिंपल P लिख देते हैं। अगर हमें नाइट्रोजन लिखना है तो नाइट्रोजन लिखने के लिए हम क्या करते हैं, कैपिटल N लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि कैपिटल N नाइट्रोजन एलिमेंट का क्या होता है, एक सिंबल होता है, एक शॉर्टकट होता है, ठीक है ना। तो टाइम बचाने के लिए, और कुछ नहीं। फिर इसके बाद में अब अगर हम बात करेंगे नाइट्रोजन की, तो हम सबको पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में
नाइट्रोजन गैस काफ़ी ज़्यादा होती है। इनफैक्ट अगर यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा गया है, इस स्टेटमेंट को अगर हम रीड करें तो ये स्टेटमेंट हमसे बोलता है कि आर एटमॉस्फेयर कंटेन्स अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन गैस, इनफैक्ट आर एटमॉस्फेयर इज़ 78%, मतलब आप बोल सकते हो कि हमारे एटमॉस्फेयर के पास एटमॉस्फेरिक एयर का जो भी आप बोल सकते हो कि कॉम्पोजिशन जो होता है, उसके कॉम्पोजिशन में 78% कौन होता है, नाइट्रोजन गैस होती है। हम सबको पता है, हम जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। हमारी एटमॉस्फेरिक एयर में हमारे आसपास जो एयर है उसमें बहुत सारी गैसेज होती हैं, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेज। तो अगर इस एटमॉस्फेरिक एयर का हम कॉम्पोजिशन देखें तो इसमें आपको 78% कौन मिलेगी, नाइट्रोजन गैस मिलेगी, ठीक है। अब नाइट्रोजन गैस को हम जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका सिंबल जो है हम क्या बनाते हैं, एक कैपिटल N बना देते हैं, ठीक है। अब यूजुअली जो नाइट्रोजन गैस है वो किस फॉर्म में मिलती है, तो वो मिलती है N2 फॉर्म में। अब आप बोलोगे कि मैम ये N2 क्या होता है, तो देखो ये जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं ना, ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने होते हैं। बेसिकली ये बात केमिस्ट्री की है, लेकिन यहाँ पे ये N2 क्या है और कैसे ये टूटता है, कैसे नाइट्रोजन साइकिल की प्रोसेस होती है, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ बता रही हूँ। अभी से सुन लीजिए ताकि आप जब क्लास 9th में जाओगे, 10th में जाओगे, तो वहाँ पे आपको बेसिक्स पता रहेंगे, ठीक है। तो हमारे ये जो एलिमेंट्स होते हैं ना, ये बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने होते हैं। जैसे मैंने आपको क्या बताया था, हमारी जो बॉडी है वो किसकी बनी होती है, सेल्स की बनी होती है ना। बहुत सारे छोटे 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 सेल्स मिलकर हमारी बॉडी बनाती है ना। इसी तरीके से जो डिफरेंट चीज़ें होती हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, वो कई तरह बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने होते हैं। अगर मैं बात करूँगी एलिमेंट की, सपोज हमारे पास कार्बन है, तो कार्बन एक एलिमेंट जो होगा वो बहुत टाइनी पार्टिकल से बना होगा, और इन सभी टाइनी पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं। एक टाइनी पार्टिकल को हम एटम बोलेंगे, ठीक है। अगर हम बात करेंगे कैल्शियम की, तो कैल्शियम एलिमेंट भी जो है ना बहुत सारे टाइनी पार्टिकल्स का बना होगा। इन टाइनी पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं। अगर हम बात करेंगे नाइट्रोजन की, तो हमारी जो नाइट्रोजन गैस है वो भी कैसी बनी है, बहुत सारे छोटे 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 पार्टिकल से बनी है, जिसको हम कहते हैं क्या, नाइट्रोजन के एटम्स, ठीक है। तो टाइनी पार्टिकल्स मतलब क्या, एटम्स। अब जब दो एटम्स आपस में आकर के कंबाइन हो जाते हैं तो उनको हम बोल देते हैं मॉलिक्यूल्स। बेसिकली एटम्स का जो ग्रुप बनता है उसको हम कहते हैं एक मॉलिक्यूल। अब एक मॉलिक्यूल में, या आप बोल सकते हो कि एक एटम, मतलब एटम के ग्रुप में नंबर ऑफ एटम्स तो कितने भी हो सकते हैं। जैसे कि आप अकेले हो, ठीक है, आपके साथ आपका एक दोस्त आ गया, तो आप और आपके दोस्त ने मिलकर क्या करा, एक ग्रुप बना लिया। माना इस ग्रुप में मेंबर्स कम हैं, केवल 2 ही लोग हैं, लेकिन ग्रुप तो वो बना ना। अगर इस ग्रुप में एक और आपका फ्रेंड आकर के ऐड हो गया, एक और हो गया, तो अब आपके ग्रुप में 4 मेंबर्स हो गए हैं, ठीक है। लेकिन तब भी वो क्या कहलाएगा, एक ग्रुप ही कहलाएगा। एक ग्रुप में अगर 2 मेंबर हो या 4 मेंबर हो, ग्रुप तो वो फिर भी कहलाएगा ही। तो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे एलिमेंट्स छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने होते हैं, जिनको हम कहते हैं प्यार से एटम्स। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे अपनी नाइट्रोजन गैस की, तो हमारी नाइट्रोजन गैस भी बनी होती है छोटे छोटे पार्टिकल्स की, जिसको हम कहते हैं नाइट्रोजन के एटम्स, ठीक है। अब होता क्या है कि इस नाइट्रोजन गैस में 2 नाइट्रोजन एटम्स के बीच में जो है ना फ्रेंडशिप हो जाती है। वैसे बहुत सारे नाइट्रोजन के एटम्स प्रेजेंट है नाइट्रोजन गैस में, लेकिन होता क्या है कि 2 नाइट्रोजन के एटम्स का क्या बन जाता है, पेयर बनते जाते हैं। जैसे कि ये नाइट्रोजन का एटम है, ये एटम है, तो इनके बीच में एक पेयर बन गया। ये दोनों एटम्स हैं, इनके बीच में एक पेयर बन गया। ये दोनों एटम्स हैं नाइट्रोजन के, इनके बीच में एक पेयर बन गया, ठीक है। तो इस पेयर को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, मॉलिक्यूल। तो ये हो गया नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल, ये हो गया दूसरा मॉलिक्यूल, और ये हो गया तीसरा मॉलिक्यूल। तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, कहाँ, हमारी नाइट्रोजन गैस में। आ रहा है ना समझ में कि नाइट्रोजन गैस बनी है बहुत सारे एटम्स से, जिनको हम कहते हैं नाइट्रोजन एटम्स। 2 नाइट्रोजन एटम्स के बीच में फ्रेंडशिप हो जाती है कुछ इस तरीके से, तो उनका एक पेयर बन जाता है, ग्रुप बन जाता है। इस ग्रुप को हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स। तो इस तरीके के कई सारे मॉलिक्यूल्स, 2 नाइट्रोजन के एटम्स वाले कई सारे मॉलिक्यूल्स आपको अपनी गैस में, नाइट्रोजन गैस में दिखाई देते हैं, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि हमारी जो नाइट्रोजन गैस है वो कैसे एग्जिस्ट करती है, वो N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। क्यों, क्योंकि इस गैस में आपको जो मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, उन मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स कितने हैं, 2 है ना। इस वाले मॉलिक्यूल में भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं। तो नाइट्रोजन गैस में जो आपको मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, उनमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 2 हैं। इसीलिए यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, N2। इतना क्लियर हो गया। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। तो सवाल ये है, हमारे वो वाले बच्चे जो कि पहली बार नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, वो ध्यान से सुनते जाइएगा, ठीक है।
ये वाली बात तो मैंने आपको पहले भी नहीं बताई थी, अब बता दी, ठीक है। तो अब होता क्या है कि हमारी जो नाइट्रोजन एलिमेंट है ये हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों इम्पॉर्टेंट होता है? क्योंकि नाइट्रोजन से ही हम क्या करते हैं, प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। हमारी बॉडी के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है। भले ही एक बार हमें नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट या उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं वो ना पता हो, लेकिन प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए कितना ज़रूरी है वो हम सबको पता होता है ना। तो प्रोटीन को बनाने वाले हैं कौन? प्रोटीन को बनाने वाले हैं नाइट्रोजन। बेसिकली नाइट्रोजन से बनता है क्या? अमीनो एसिड्स, और यही अमीनो एसिड्स की लंबी लंबी चेन्स मिलकर क्या बनाती हैं? प्रोटीन बनाती हैं। तो आप कंक्लूजन ये निकाल सकते हो कि प्रोटीन के लिए नाइट्रोजन होना हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम आपने अभी अभी हमको बताया कि हमारे एटमॉस्फेरिक एयर में 78% नाइट्रोजन गैस होती है। तो क्यों ना, जैसे कि हम अपनी एटमॉस्फेरिक एयर से ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं वैसे ही नाइट्रोजन को भी इनहेल कर लें, है ना। और इनहेल कर लेंगे, बॉडी में नाइट्रोजन गैस आ जाएगी, उससे हम बना लेंगे अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड से बना लेंगे हम प्रोटीन, प्रॉब्लम सॉल्व। जबकि ऐसा नहीं होता है। जितना बोलने में आसान लग रहा है इतना सिंपल होता नहीं है। क्यों सिंपल नहीं होता है? क्योंकि हम नाइट्रोजन गैस को एज सच उसके N2 फॉर्म में यूटिलाइज नहीं कर सकते। मैं हमेशा आपको एक एग्जांपल देती हूँ नाइट्रोजन फिक्सेशन को समझाने के लिए कि आपके पास एक तरफ है चॉकलेट और दूसरी तरफ है आपके पास कोको बीन्स, है ना। कोको बीन्स से ही चॉकलेट बनती है। तो अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप चॉकलेट खाना पसंद करोगे या कोको बीन्स, तो आप बोलोगे कि मैम माना कि कोको बीन्स से ही चॉकलेट बनती है, लेकिन कोको बीन्स को अभी खाने का मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं? क्योंकि वो भी अपनी यूटिलाइजेबल फॉर्म में नहीं है। अगर इस कोको बीन ने चॉकलेट बना दी होती तो हम वो खा लेते। तो हमारे पास जो आपने हमको दूसरा ऑप्शन दिया है चॉकलेट खाने का, हम वो प्रेफर करेंगे ओवर कोको बीन्स। क्यों? क्योंकि कोको बीन्स अभी अपने यूटिलाइजेबल फॉर्म में नहीं है। तो एग्जैक्टली ये हमारे साथ भी होता है कि हमारे एटमॉस्फेरिक एयर में नाइट्रोजन तो प्रेजेंट है लेकिन वो अभी अपने यूटिलाइजेबल फॉर्म में नहीं है, इसलिए इसको हम इनहेल नहीं कर सकते, जिसके कारण इससे हम अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन नहीं करवा सकते, और अगर अमीनो एसिड्स नहीं बनेंगे तो प्रोटीन नहीं बनेगा। तो सवाल ये है कि भाई प्रोटीन तो चाहिए हमें, तो ये प्रोटीन मिलेगा कहाँ? कोई बात नहीं, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि हमारे जो भी हम फूड खाते हैं, फूड आइटम्स खाते हैं, उनके दो मेजर सोर्सेज होते हैं। एक होते हैं हमारे प्लांट्स और दूसरे होते हैं हमारे एनिमल्स, है ना। हम अपना खाना खुद तो सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं, हम अपनी बॉडी के न्यूट्रिशन के रिक्वायरमेंट के लिए या तो प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं या एनिमल्स पे होते हैं। अब एनिमल्स को थोड़ा सा हटा दो साइड में, अभी हम फोकस करते हैं प्लांट्स के ऊपर। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारी बॉडी की जो भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो हमें कहाँ से मिलेगी, हम कहाँ से उसको फुलफिल कर पाएंगे? तो प्लांट से कर पाएंगे। इसका मतलब क्या कि हो ना हो प्लांट्स ही हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं, और इसी प्रोटीन को हम अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं और हम अपनी बॉडी की प्रोटीन रिक्वायरमेंट को जो है फुलफिल करते हैं। तो ये प्रोटीन कहाँ से आया? प्लांट्स के पास से आया। तो क्या प्लांट्स के लिए प्रोटीन को सिंथेसाइज करना इतना आसान होता है? मतलब हम तो कर नहीं सकते, ह्यूमन बींग्स तो कर नहीं सकते, एनिमल्स भी नहीं कर सकते हैं। तो ये प्रोटीन आखिर बना के दे कौन रहा है? प्लांट्स ही दे रहे हैं। तो इसका मतलब हो ना हो प्लांट्स के लिए प्रोटीन सिंथेसाइज करना आसान होता है। कैसे आसान होता है? तो हो सकता है कि हम एटमॉस्फेरिक एयर की नाइट्रोजन को इनहेल नहीं कर सकते, उसे यूटिलाइज नहीं कर सकते, लेकिन हमारे प्लांट्स शायद एटमॉस्फेरिक एयर को यूटिलाइज कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो हमारे पास होते हैं कुछ स्पेशल टाइप के प्लांट्स जिसको हम कहते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स, ठीक है। लेग्यूमिनस प्लांट्स की खास बात क्या होती है कि इनकी जो रूट्स होती हैं, इनकी जो रूट्स होंगी, अगर मैं आपको इसका डायग्राम तो नहीं है, चलो मैं बना के बता देती हूँ, ठीक है। लेग्यूमिनस प्लांट की जो रूट्स होती हैं, इन रूट्स में प्रेजेंट होते हैं कुछ गांठें जिनको हम कहते हैं नोड्यूल्स, ठीक है। इन नोड्यूल्स में एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं क्या? राइजोबियम बैक्टीरिया। आए आपको बात समझ में? इसमें क्या प्रेजेंट होता है? राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। अब ये राइजोबियम बैक्टीरिया करता क्या है? एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन गैस है ना, उसको ये पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें? अमोनिया में। किस में कन्वर्ट कर देगा भाई? वो कर देगा अमोनिया में कन्वर्ट। ध्यान से सुनते जाइएगा। राइजोबियम ने क्या किया है? राइजोबियम ने जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको पकड़ा और उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें? अमोनिया में, ठीक है। अमोनिया मतलब क्या? एक कंपाउंड है जिसमें की नाइट्रोजन है। तो बेसिकली अमोनिया क्या हो जाता है? नाइट्रोजन या नाइट्रोजनस कंपाउंड बन जाता है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं ना, तो लेग्यूमिनस प्लांट्स हमको सिखा रहे हैं कि भाई कैसे आप एटमॉस्फेरिक एयर की नाइट्रोजन को यूटिलाइज कर सकते हो। कैसे? तो उनकी जो रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट है, इसने कन्वर्ट कर दिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किसमें? अमोनिया में। अमोनिया क्या है? एक नाइट्रोजनस कंपाउंड, ठीक है।
अब ये जो नाइट्रोजनस कंपाउंड है इसको हमारे जो राइजोबियम बैक्टीरिया जो होते हैं, जो कि लेग्यूमिनस प्लांट की रूट्स में, नोड्यूल्स में प्रेजेंट है, इसको ये रिलीज कर देते हैं कहाँ? सॉइल में। ठीक है, कहाँ रिलीज करेंगे अमोनिया को? सॉइल में रिलीज करेंगे। अब सॉइल में होता क्या है, कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ठीक है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ध्यान से सुनते जाइएगा, स्टोरी चल रही है, सुनते जाइएगा। साथ ही साथ मैं आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन तो पढ़ा ही रही हूँ, कंटिन्यूएशन में अभी नाइट्रोजन साइकिल भी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो इसके भरोसे मत बैठना कि मैम अभी नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ा रही है तो अभी हम नहीं सुन रहे, हम बाद में सुनेंगे। नहीं, शुरू हो चुकी है नाइट्रोजन साइकिल, सुनते जाइएगा। तो हुआ क्या, रूट नोड्यूल्स में जो राइजोबियम प्रेजेंट था उसने एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर दिया अमोनिया में, जो कि है एक नाइट्रोजनस कंपाउंड। अब ये जो नाइट्रोजनस कंपाउंड है ये कहाँ आ गया है? सॉइल में आ गया, मिट्टी में आ गया है। अब मिट्टी में आने के बाद क्या हुआ, मिट्टी में इसको मिले नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जिसको हम कहते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। अब ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया करते क्या है, ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो अमोनिया आई है, ठीक है, जो अमोनिया है बेसिकली सॉइल में, इस अमोनिया को ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं किसमें? नाइट्राइट्स में। किस में कन्वर्ट करते हैं? नाइट्राइट्स में। नाइट्राइट्स हम बोलते हैं कि एक दूसरे टाइप का नाइट्रोजनस कंपाउंड है। फिर इसके बाद में दोबारा इन नाइट्राइट्स के ऊपर हमारे जो नाइट्रोजनस या नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं इनको NB। ठीक है, तो इन नाइट्राइट्स के ऊपर फिर से हमारे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया काम करते हैं और इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें? नाइट्रेट्स में। किस में कन्वर्ट कर दिया भैया? नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर दिया। तो कहानी स्टार्ट कहाँ से हुई थी? कहानी स्टार्ट हुई थी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से। लेग्यूमिनस प्लांट की रूट नोड्यूल्स में जो राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट है उसको भी हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है ना, तो राइजोबियम भी एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। इसने एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कैप्चर करके कन्वर्ट कर दिया अमोनिया में। अमोनिया क्या है? एक नाइट्रोजनस कंपाउंड है, क्योंकि इस कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट है। फिर इसके बाद में इस अमोनिया को सॉइल में रिलीज कर दिया जाता है। सॉइल में प्रेजेंट होते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो कि इस अमोनिया के ऊपर काम करते हैं और सबसे पहले इसको कन्वर्ट करते हैं दूसरे कंपाउंड में, जिसको हम कहते हैं नाइट्राइट्स। फिर इन नाइट्राइट्स के ऊपर फिर से नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया काम करते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? एक दूसरे टाइप के नाइट्रोजनस कंपाउंड में, जिसको हम कहते हैं नाइट्रेट्स। ठीक है, अब होगा क्या कि जितना इस लेग्यूमिनस प्लांट को, भाई ये भी तो लेग्यूमिनस प्लांट है, प्लांट ही तो है, इसको भी तो प्रोटीन अपनी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए चाहिए होगा ना। तो होगा क्या कि ये जो लेग्यूमिनस प्लांट है इसको जितने भी नाइट्रेट्स की रिक्वायरमेंट होगी उतने ये सॉइल से जो है अब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, और बाकी का जो नाइट्रेट है वो आप बोल सकते हो कि सॉइल में ही रहेगा। ठीक है, अब ये जो नाइट्रेट है, इस नाइट्रेट को इस लेग्यूमिनस प्लांट ने क्या किया है? अब्जॉर्ब किया है ना, रूट्स के थ्रू अब्जॉर्ब कर लिया। अब्जॉर्ब करने के बाद ये जो नाइट्रेट है ये प्लांट के अंदर गया और इन नाइट्रेट्स या नाइट्रोजनस कंपाउंड के थ्रू प्लांट ने क्या करा? प्रोटीन को सिंथेसाइज कर लिया। तो प्रोटीन प्लांट्स ने क्या किया है? अपने लिए प्रोटीन को सिंथेसाइज कर लिया है। ठीक है, अब इसी प्लांट को अगर हम खाएंगे या कोई हर्बीवोर एनिमल खाएगा, जैसे कि गोट हो गया, है ना, शीप हो गई, गाय भैंसे वगैरह हो गई, तो जब वो इस लेग्यूमिनस प्लांट को खाएंगी या हम इस लेग्यूमिनस प्लांट से निकलने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि मटर हो गया, पल्सेस वगैरह हो गई, इनको जब अगर हम खाएंगे तो हमारे अंदर ये प्लांट प्रोटीन्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ना सिर्फ ह्यूमन बींग्स बल्कि एनिमल्स की जो हर्बीवोर्स हैं हमारे, उनकी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो भी कौन फुलफिल कर रहे हैं? हमारे प्लांट्स ही कर रहे हैं। कैसे? कि वो अपने लिए सबसे पहले तो वो खुद ही जो है ना, हमारे जो लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं वो खुद ही एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो है ना यूटिलाइजेबल फॉर्म्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। नाइट्रेट्स तक कहानी पहुंची है, नाइट्रेट्स को वो अब्जॉर्ब कर रहे हैं, उनसे अपना प्रोटीन बना रहे हैं और इस प्रोटीन को हम खा लेते हैं या हमारे हर्बीवोर्स एनिमल खा लेते हैं। ठीक है, तो हुआ क्या? जब हमने खाया तो हमने प्लांट प्रोटीन को कन्वर्ट कर दिया किसमें? एनिमल प्रोटीन ने। जब एनिमल्स ने खाया तो एनिमल्स ने भी प्लांट प्रोटीन को कन्वर्ट कर दिया अपने एनिमल प्रोटीन में। ठीक है, फिर इसके बाद में ये जो हर्बीवोर्स होते हैं, अब इनको तो जो हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं जिनको हम कार्निवोर्स कहते हैं वो भी खा लेते हैं ना, जैसे कि लॉयन हो गया, टाइगर हो गया, वो थोड़ी ना घास फूस खाते हैं, उनको तो भैया मीट ही चाहिए है। तो वो क्या करेंगे? हर्बीवोर्स को खा लेंगे। तो हर्बीवोर्स ने अपनी बॉडी में जो एनिमल प्रोटीन बनाया था अब वो कहाँ चला गया है? कार्निवोर एनिमल्स की बॉडी में। ठीक है, तो यहाँ तक प्रोटीन पहुँच चुका है। कहाँ तक? प्लांट से लेकर के हम तक पहुँच गया, हर्बीवोर्स तक पहुँच गया और हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स तक पहुँच गया। ठीक है, अब होता क्या है?
हुआ ये कि अब अगर हम बात करेंगे प्लांट्स की, ठीक है ना, तो प्लांट्स की भी डेथ होती है। भाई पौधा कभी ना कभी तो बूढ़ा होगा, कभी ना कभी तो वो उसकी डेथ होगी। तो प्लांट की डेथ हो गई है ना, पौधा वगैरह सूख गया, बीमार हो गया, मैच्योर हो गया, सब हो गया, प्लांट की डेथ हो गई, ठीक है ना। तो डेड प्लांट की बॉडीज़, इसके बाद में ह्यूमन बींग्स की भी तो डेथ होती है, तो ह्यूमन बींग्स की डेड बॉडीज़। एनिमल्स की अगर हम बात करें तो एनिमल्स की भी डेथ होती है, तो एनिमल्स की डेड बॉडीज़। और हर्बीवोरस एनिमल भी मरते हैं और कार्निवोरस एनिमल्स भी मरते हैं। तो कुल मिलाकर के हमारे पास प्लांट की डेड बॉडीज़ आ गई हैं, ह्यूमन बींग्स की डेड बॉडीज़ आ गई हैं और एनिमल की डेड बॉडीज़ आ गई हैं। इनकी डेड बॉडीज़ के साथ साथ इनसे मिलने वाला जो वेस्ट होता है, इनका जो एक्सक्रीटा होता है, काउ डंग वगैरह, ठीक है, वो भी कहाँ आ गया है, सब कुछ मिट्टी में आ गया है। अब मिट्टी में होता क्या है, इन सभी डेड बॉडीज़ का डिकम्पोजिशन होता है। कौन करता है, अगेन हम सब ने पढ़ लिया है, अब तो जवाब आप बता सकते हो, वो होते हैं हमारे डिकम्पोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो डिकम्पोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको हम डिकम्पोजर्स कहते हैं, जिसमें कि सर्टेन बैक्टीरिया और फंजाई वगैरह आते हैं, ये डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, डेड बॉडीज़ को डिकम्पोज करना शुरू करते हैं। अब मैंने आपको क्या समझाया कि प्लांट की बॉडी में भी प्रोटीन है, हमारी बॉडी में भी प्रोटीन है, एनिमल्स की बॉडी में भी प्रोटीन है, कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स, सबकी बॉडी में प्रोटीन है ना। तो हुआ क्या कि जब प्लांट और एनिमल या ह्यूमन बींग्स की डेथ होती है तो इनकी डेड बॉडीज़ में अभी क्या प्रेजेंट होते हैं, अभी हम बोलते हैं कि बहुत आप बोल सकते हो कि प्रोटीन प्रेजेंट होता है ना, या नाइट्रोजनस कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। ध्यान से सुनते जाइएगा, प्रोटीन हर एक लेवल तक पहुंच चुका है, प्लांट से हम तक आया, एनिमल्स तक आया। अब जब एनिमल्स की, ह्यूमन बींग्स की और प्लांट्स की डेथ होती है तो इन सभी की जो डेड बॉडीज़ होती हैं, उन सभी की डेड बॉडीज़ में नाइट्रोजनस कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। और जब इन डेड बॉडीज़ का डिकम्पोजिशन होता है, जब डिकम्पोजर्स आकर के इनका डिकम्पोजिशन करते हैं, तो जो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स इन डेड बॉडीज़ के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उन नाइट्रोजनस कंपाउंड्स को भी डिकम्पोजर्स डिकम्पोज करते हैं, ठीक है, उनको भी डिकम्पोज करते हैं और डिकम्पोज करके किस में कन्वर्ट कर देते हैं, अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि कहानी शुरू हुई थी अमोनिया से ही और शायद ख़त्म भी अमोनिया पे हो रही है। कैसे, तो जो भी डेड बॉडीज़ आई, प्लांट की, एनिमल्स की, ह्यूमन बींग्स की, या जो भी एक्सक्रीटा था, ह्यूमन एक्सक्रीटा था, काउ डंग वगैरह था, इन सब का डिकम्पोजिशन हुआ, इन सब में नाइट्रोजनस कंपाउंड्स प्रेजेंट थे। इन सब का जब डिकम्पोजिशन हुआ, डिकम्पोजर्स ने इनके ऊपर काम किया और काम कैसा किया कि इनकी बॉडीज़ में जो भी नाइट्रोजनस कंपाउंड्स प्रेजेंट थे उनको जो है कन्वर्ट कर दिया। तो किस में कन्वर्ट कर दिया, अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया। अभी जितनी भी डेड बॉडीज़ होती, जितना भी वेस्ट होता है, इसका डिकम्पोजिशन होता कहाँ है, सॉइल में तो होता है ना। तो डिकम्पोजिशन से नाइट्रोजनस कंपाउंड का जो कन्वर्जन हुआ था अमोनिया में, ये अमोनिया गया कहाँ, ये अमोनिया आ गया फिर से कहाँ, सॉइल के अंदर। तो अब सॉइल में अमोनिया आ चुका है, ठीक है। अब इस अमोनिया पे दोबारा से बहुत सारा अमोनिया आया है। अब अमोनिया को हम कर देंगे दो पार्ट्स में डिवाइड, ठीक है। जो अमोनिया आया है डिकम्पोजिशन की प्रोसेस से सॉइल में, उसके हम कर देते हैं दो टुकड़े, दो हिस्से कर देते हैं। एक हिस्से में क्या होगा, दोबारा से जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हमारे सॉइल में प्रेजेंट है उसको वो कन्वर्ट करेंगे किस में, नाइट्राइट्स में, फिर उसको कन्वर्ट करेंगे नाइट्रेट्स में। इन नाइट्रेट्स को हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो अपनी रूट से जो है ना अब्जॉर्ब कर लेंगे, वो अपनी साइकिल चल रही है। लेकिन जो दूसरा बचा हुआ हिस्सा है अमोनिया का, उसका क्या होगा, उस दूसरे बचे हुए हिस्से को अमोनिया का, उस पे एक्ट करेगा कौन, उस पे काम करेंगे हमारे डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। अब कौन काम करेंगे, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। आप बोलोगे कि मैम पहले आपने नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया पढ़ाया था, अब आप डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया पढ़ा रही हो। हाँ जी बिल्कुल पढ़ा रहे हैं। नाइट्रीफाइंग ने काम क्या किया था, अमोनिया को नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट किया था। डीनाइट्रीफाइंग मतलब क्या, ये बिल्कुल उल्टा जाएगा, डी मतलब कि उल्टा, नाइट्रीफाइंग ने अमोनिया को और सिंपल फॉर्म्स में कन्वर्ट किया था। डीनाइट्रीफाइंग क्या करेगा, डीनाइट्रीफाइंग इस अमोनिया को कन्वर्ट करवा देगा किस में, नाइट्रोजन गैस में। यानी कि इन नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ने अमोनिया को कन्वर्ट किया था। ये अमोनिया कहाँ से आया था, दो तरीके से आया था। एक तो डेड बॉडीज़ के या जो एक्सक्रीटा होता है इसके डिकम्पोजिशन से आया था सॉइल में, या फिर ये जो लेग्यूमिनस क्रॉप प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में जो राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके नाइट्रोजन जो नाइट्रोजन गैस होती है उसको अमोनिया में कन्वर्ट करवाया था, ठीक है। अब ये डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करेगा, जो अमोनिया आई है डिकम्पोजिशन की प्रोसेस से, आधा तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया उसको फिर से नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करेंगे और आधे अमोनियम को, बचे हुए अमोनिया को
फिर से हम बोलते हैं कि डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इसके ऊपर काम करेंगे और उसको कन्वर्ट कर देंगे किस में, नाइट्रोजन गैस में, N2 में, और ये गैस कहाँ जाएगी, दोबारा से एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। तो ये साइकिल आपको समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब देखो हुआ क्या कि जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि जितना नाइट्रेट इस लेग्यूमिनस प्लांट को चाहिए है ना, उतना तो ये एब्जॉर्ब कर लेगा, बाकी कहाँ बचा रहेगा, सॉइल में ही बचा रहेगा। अब हम सबको पता है कि ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ये सिर्फ लेग्यूमिनस प्लांट की रूट नोड्यूल्स में पाया जाता है। हर किसी प्लांट या जो नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स में ऐसे कोई राइजोबियम बैक्टीरिया नहीं होते हैं। और हम तो लेग्यूमिनस प्लांट को भी ग्रो करवाते हैं, हम नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स को भी ग्रो करवाते हैं। तो एक बार जब आपने लेग्यूमिनस प्लांट को ग्रो करवा दिया है, सॉइल में जो है ना नाइट्रेट्स वगैरह आ चुके हैं, नाइट्रोजन आ चुकी है, तो अब आप क्या करोगे, अब आप सेकेंड राउंड में फार्मिंग की लेग्यूमिनस नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स को आप कल्टीवेट करवाओगे, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रॉप रोटेशन कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम आप क्या करोगे, आप नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स को ग्रो करवाओगे जिनकी रूट्स में एज सच कोई राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, सॉइल में तो अभी भी नाइट्रेट्स है ना, नाइट्रोजन रिच कंपाउंड है ना, तो होगा क्या, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होंगे सॉइल में जो भी नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं, नाइट्रेट्स वगैरह हैं, इनको अब्जॉर्ब कर लेंगे और अपने बॉडी में अब्जॉर्ब करने के बाद इनसे प्रोटीन बनाएंगे, तो खुद की ग्रोथ, खुद की डेवलपमेंट जो है प्रॉपरली होती जाएगी। इसे हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन और इसे ही हम कहते हैं क्या, नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन फिक्सेशन से हमने स्टार्ट किया था और हम खत्म कर रहे हैं किसके ऊपर, नाइट्रोजन साइकिल के ऊपर। समराइज में फिर से करवा देती हूँ आपको ताकि आपको किसी भी तरह का डाउट ना रह जाए। ठीक है, चलो सबसे पहले हमारी स्टोरी शुरू होती है कहाँ, अच्छा हाँ एक और चीज़ है, लाइटनिंग की प्रोसेस तो हमारी रही गई। जो मैंने आपको पूरी स्टोरी समझाई थी ना कि हमारी जो नाइट्रोजन गैस होती है वो एटम से बनी होती है, दो एटम्स का पेयर जो होता है, जो ग्रुप होता है उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन को हम N2 से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं हमारी नाइट्रोजनस गैस को, क्योंकि इस गैस में आपको जो मॉलिक्यूल्स दिखाई देते हैं उसमें हर एक मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के दो एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो समझ लो ये एक एटम हुआ और ये दूसरा एटम हुआ, नाइट्रोजन का ये एक एटम हुआ, नाइट्रोजन का ये दूसरा एटम हुआ। इनके बीच की जो फ्रेंडशिप है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। अब इस फ्रेंडशिप को तोड़ना जो है आसान नहीं होता है। कौन तोड़ पाता है, तो लाइटनिंग की जो प्रोसेस होती है, यानी कि जो बहुत तेज़ बिजली वगैरह जो चमकती है आसमान में, ठीक है, तो आसमान में जो बिजली चमकती है, इस लाइटनिंग की प्रोसेस से ये जो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स के जो दो एटम्स हैं, इनकी फ्रेंडशिप के बीच में क्या पड़ जाती है, दरार पड़ जाती है। और इस दरार के कारण हम बोलते हैं कि ये नाइट्रोजन का एटम अलग हो जाता है और ये वाला नाइट्रोजन का एटम हम बोलते हैं कि अलग हो जाता है। ठीक है, और ये अल्टीमेटली कहाँ आ जाते हैं, सॉइल में आ जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं क्या, लाइटनिंग की प्रोसेस से एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन। देखो फिक्सेशन का मतलब यही है कि आप किसी भी तरीके से जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, गैस है जो, उसको आप सॉइल में लेकर के आओ। अगर एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजनस गैस कहाँ आ जाती है, सॉइल में आ जाती है, तो उसको हम कहते हैं फिक्सेशन की प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे लाइटनिंग की प्रोसेस से फिक्सेशन हुई है कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट थी, गैस में हम बोलते हैं कि नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स थे और इन मॉलिक्यूल्स में नाइट्रोजन के दो एटम्स प्रेजेंट थे। ठीक है ना, दोनों एटम्स के बीच में फ्रेंडशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। अब हुआ क्या, तेज़ बिजली चमकी, लाइटनिंग की प्रोसेस हुई और इसके कारण इन दोनों एटम्स की फ्रेंडशिप के बीच में आ गई दरार। तो ये नाइट्रोजन एटम अलग हो गया और ये वाला अलग हो गया और ये अल्टीमेटली कहाँ पहुँचे, सॉइल में पहुँचे। तो नाइट्रोजन के एटम्स या जो नाइट्रोजन है वो कहाँ आ गई है, सॉइल में आ गई है। कैसे आई है, लाइटनिंग की वजह से सॉइल में आ चुकी है, इसका मतलब क्या, फिक्सेशन हो चुका है। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि फिक्सेशन हुआ है नाइट्रोजन का सॉइल में, लेकिन कैसे, तो लाइटनिंग की हेल्प से। तो ये चीज़ समझाने के लिए इसलिए मुझे आपको बताना पड़ा कि एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। आई होप इतना सभी को क्लियर हो गया होगा। अब हम एक काम करते हैं, जो भी हमने अभी तक चीज़ें पढ़ी हैं उसको हम जल्दी से समराइज़ कर लेते हैं इस पूरी साइकिल के थ्रू, इस डायग्राम के थ्रू, ताकि हमेशा के लिए आपके दिमाग में जो है नाइट्रोजन साइकिल बैठ जाए। क्योंकि जब आप हायर क्लासेस में जाओगे, 9th में जाओगे, 10th में जाओगे, तो वहाँ पे आपको और भी कई तरह की साइकिल्स देखने को मिलेंगी। कार्बन भी मिलेगी, फॉस्फोरस भी मिलेगी, कई तरह की मिलेंगी। तो नाइट्रोजन साइकिल अभी से पढ़ के चले जाओ तो आगे जा कर के दिक्कत नहीं होगी। तो इस पूरी कहानी की जो शुरुआत है नाइट्रोजन फिक्सेशन की या नाइट्रोजन साइकिल की, वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी कि हम सभी को नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है। क्यों रिक्वायरमेंट है? क्योंकि हमको प्रोटीन सिंथेसाइज करना है।
प्रोटीन्स कैसे बनते हैं? अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड्स की लंबी लंबी चेन मिलके प्रोटीन बनाती हैं, ठीक है। अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन कहाँ से होता है? नाइट्रोजन से होता है। तो अगर हमें प्रोटीन चाहिए है तो हमें नाइट्रोजन भी चाहिए है। अब एटमॉस्फेरिक एयर में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन गैस एटमॉस्फेरिक एयर में प्रेजेंट है, 78% तो नाइट्रोजन गैस ही होती है। लेकिन इस नाइट्रोजन को अभी हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि अभी ये अपनी यूटिलाइजेबल फॉर्म्स में नहीं है। ऐसा नहीं है कि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट सिर्फ ह्यूमन बींग्स को होती है, एनिमल्स को भी होगी, चाहे वो हर्बीवोर्स हो चाहे वो कार्निवोर्स हो। इनफैक्ट हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनको भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि प्रोटीन भाई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए चाहिए ही है। प्लांट्स भी ग्रो करते हैं, हम भी ग्रो करते हैं, एनिमल्स भी ग्रो करते हैं, इसलिए सबको प्रोटीन चाहिए है। तो सवाल ये है कि कैसे इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से प्रोटीन को सिंथेसाइज किया जाए। क्यों? क्योंकि अभी हमको जो नाइट्रोजन चाहिए है वो हमें कहाँ से मिलेगी? एटमॉस्फेरिक एयर से ही मिलेगी, है ना। क्यों हम नहीं कर सकते हैं इसको अब यूटिलाइज? क्योंकि अभी अपने यूटिलाइजेबल फॉर्म्स में है नहीं। तो कौन कर सकता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को उसके यूटिलाइजेबल फॉर्म्स में कन्वर्ट? क्या हम कर सकते हैं? नहीं। क्या एनिमल्स कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। कौन करेगा? वो करेंगे हमारे प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स भी कौन से वाले? तो हमारे लेग्यूमिनस प्लांट्स। लेग्यूमिनस प्लांट्स के जो रूट्स हैं वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं नोड्यूल्स यानी कि गांठें, जिसमें प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जिसको हम कहते हैं राइजोबियम। राइजोबियम क्या करता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है अमोनिया में। अब ये अमोनिया कहाँ आ जाती है? उसी मिट्टी में जिसमें कि लेग्यूमिनस प्लांट्स हमारे ग्रो कर रहे हैं। अब हुआ क्या? अच्छा, एक और तरीका है अमोनिया का या नाइट्रोजन का सॉइल में आने का, और वो है लाइटनिंग। अब ये भी समझाया था मैंने। तो लाइटनिंग की प्रोसेस से क्या होती है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है सॉइल में आकर के फिक्स हो जाती है, ठीक है। अब हुआ क्या कि सॉइल में आ चुका है अमोनिया। अब अमोनिया को कन्वर्ट करना है उसके और सिंपलर फॉर्म्स में। कौन कन्वर्ट करेगा? तो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं हमारे कुछ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ठीक है। कौन प्रेजेंट होंगे? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करते हैं? अमोनिया को कन्वर्ट कर देते हैं सबसे पहले नाइट्राइट्स में, और फिर नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करने के बाद अगेन नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया उन पे काम करते हैं और उनको कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रेट्स में। अब अमोनिया हो, नाइट्राइट्स हो या नाइट्रेट्स हो, ये सभी के सभी क्या है? नाइट्रोजन कंपाउंड ही है, ठीक है। फिर इसके बाद में अब ये जो नाइट्रेट्स आए हैं ये कहाँ है? सॉइल में है। अब लेग्यूमिनस प्लांट्स को या जो हमारे नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स जो सॉइल में मिट्टी में लगे हुए हैं उनको जितने नाइट्रेट्स की ज़रूरत होगी वो अपने रूट्स के थ्रू सॉइल से इन नाइट्रेट्स को, नाइट्रोजन कंपाउंड्स को जो है अब्जॉर्ब कर लेंगे। अब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा? नाइट्रेट्स चले जाएंगे इनकी बॉडी में। बॉडी में जाने के बाद क्या होगा? इन्हीं नाइट्रेट्स यानी कि नाइट्रोजन कंपाउंड्स के थ्रू ये बना लेंगे अपने लिए प्रोटीन, यानी कि प्लांट्स अपने लिए प्रोटीन बना चुके हैं। प्लांट प्रोटीन का फॉर्मेशन हो चुका है। अब इन्हीं प्लांट्स को या तो हम खाएंगे या इन प्लांट से मिलने वाले जो प्रोडक्ट हैं उनको हम खाएंगे। तो प्लांट प्रोटीन कहाँ आ जाएगा? हमारे अंदर, यानी कि ह्यूमन बींग्स के अंदर। इसके अलावा प्लांट्स को सीधे सीधे कौन खा लेते हैं? हर्बीवोर्स, है ना। जैसे कि बफेलो हो गई, शीप वगैरह हो गया, गोट हो गया, तो हर्बीवोर्स आकर के खा लेंगे। इन हर्बीवोर्स के अंदर भी प्लांट प्रोटीन जा चुका है। इन हर्बीवोर्स को फिर कार्निवोर्स खा लेते हैं, तो कार्निवोर्स के अंदर प्रोटीन आ गया है, ठीक है। तो प्रोटीन का ट्रांसमिशन आप देख सकते हो कि बनाया किस में और आ किस में रहा है, वो सब आपको समझ में आ गया होगा। अब प्लांट्स की डेथ होती है, एनिमल्स की डेथ होती है, ह्यूमन बींग्स की डेथ होती है। डेड बॉडीज़ कहाँ जाती हैं? सॉइल में ही जाती हैं। इसके अलावा बहुत तरह का वेस्ट भी होता है ना। एनिमल डंक वगैरह होता है, ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है, ये सब भी कहाँ जाता है? सॉइल में जाता है, मिट्टी में जाता है। इन सभी वेस्ट में, चाहे वो डेड बॉडीज़ हो किसी भी, या जो भी वेस्ट एक्सक्रीटा निकला हो, इन सभी चीज़ों में क्या प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजन रिच कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। अब होगा क्या? अल्टीमेटली इन सब चीज़ों का, वेस्ट का डिकम्पोजिशन होगा। कौन करेगा? तो हमारे डिकम्पोजर्स, यानी कि डिकम्पोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया और फंगस वगैरह, ये उनके ऊपर आके काम करेंगे और डेड बॉडीज़ या वेस्ट में जो भी नाइट्रोजन रिच कंपाउंड्स हैं, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं, उनको वो तोड़ेंगे और सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सिंपलर फॉर्म मतलब कि क्या? अगेन हम आ जाते हैं अमोनिया के ऊपर। तो डिकम्पोजिशन से डेड या डिकेइंग बॉडीज़ या वेस्ट के ऊपर जो डिकम्पोजिशन हुआ है, उनकी बॉडी के ऊपर, जो उनकी बॉडी के अंदर जो भी नाइट्रोजनस कंपाउंड्स प्रेजेंट थे, उनके डिकम्पोजिशन से क्या बन गया है? अमोनिया बन गया है। अब ये अमोनिया कहाँ जाएगा? मिट्टी में ही जाएगा, क्योंकि डिकम्पोजिशन चल कहाँ रहा था? मिट्टी में ना। तो अमोनिया भी चला जाएगा मिट्टी में, सॉइल में, ठीक है। अब जो अमोनिया आया है सॉइल में, उसके आप कर लो दो हिस्से। पहला हिस्सा क्या होगा? सॉइल में जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया प्रेजेंट है, इस अमोनिया को वो कन्वर्ट कर देंगे नाइट्राइट्स में,
फिर कर देंगे नाइट्रेट्स में, और इन नाइट्रेट्स को फिर से हमारे जो प्लांट्स हैं वो अब्जॉर्ब कर लेंगे रूट्स के थ्रू और उससे अपना प्रोटीन बनाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हाफ जो था अमोनिया का, उसका फिर से क्या हुआ है, नाइट्रिफिकेशन हुआ है। जो नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में जो कन्वर्ट करने की प्रोसेस होती है उसको हम कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। तो जो फर्स्ट हाफ है हमारे अमोनिया का जो कि मिट्टी में आया है उसका हो गया है नाइट्रिफिकेशन। अब हम बात करते हैं किसकी, रिमेनिंग हाफ ऑफ द अमोनिया की, जो कि सॉइल में प्रेजेंट है, उसका क्या होगा। तो जैसे कि हमारे सॉइल में नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, सिमिलरली हमारे सॉइल में जो है डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन करते हैं, यानी कि इस अमोनिया को वो कन्वर्ट कराते हैं किसमें, N2 में, यानी कि नाइट्रोजन गैस में, और ये गैस कहाँ जाती है, फिर से एटमॉस्फेयर में आ जाती है, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर से ही नाइट्रोजन ली गई थी और एटमॉस्फेयर को नाइट्रोजन दे भी दी है। ऐसा होना चाहिए, अगर डीनाइट्रिफिकेशन नहीं होता, हमारे डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नहीं होते, तो क्या होता, हम कंटिन्यूसली एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेते जाते और एटमॉस्फेयर के पास नाइट्रोजन आती नहीं, तो होता क्या, एटमॉस्फेरिक एयर में नाइट्रोजन का कंटेंट कम हो जाता, और अगर कम हो रहा है नाइट्रोजन का कंटेंट तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए ही क्या है, हार्मफुल है। तो हम नेचर से नाइट्रोजन को ले रहे हैं और नेचर को दे भी रहे हैं। कौन दे रहे हैं, तो हमारे डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, बैक्टीरिया मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसीलिए इस पूरे चैप्टर का नाम ही यही है ना कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। हमें हमेशा लगता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं, हमें पता भी नहीं होता, लेकिन वो हमारी जाने अनजाने में इतनी हेल्प कर देते हैं, ठीक है, कि हमारा जो पूरा नेचर है, जो पूरी न्यूट्रिएंट साइकिल है, उसको वो बैलेंस करते हैं। रिसाइकलिंग होती रहती है न्यूट्रिएंट्स की। क्लियर है आप सभी को। इसके अलावा आप बोल सकते हो कि लाइटनिंग से जो है नाइट्रोजन फिक्स हो जाती है आकर के सॉइल में, और हमारी जो सॉइल है उसमें ब्लू ग्रीन अलगी प्रेजेंट होता है। तो ब्लू ग्रीन अलगी भी क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को आकर के फिक्स कर सकता है। तो आप ये समझ सकते हो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होती है सॉइल में वो लाइटनिंग के हेल्प से भी हो सकती है, लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो भी कर सकता है, और जो ब्लू ग्रीन अलगी है जो कि सॉइल में प्रेजेंट होती है वो भी कर सकते हैं। तो तीन लोग हैं, तीन चीज़ें हैं जिसकी हेल्प से नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सकता है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन सॉइल में फिक्स हो सकती है, कैसे, ब्लू ग्रीन अलगी जो कि सॉइल में प्रेजेंट होती है, राइजोबियम बैक्टीरिया जो कि लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है, और थर्ड इज लाइटनिंग की प्रोसेस, ठीक है। और वापस नाइट्रोजन कैसे जाएगी एटमॉस्फेयर में, तो हमारे डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के थ्रू डीनाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है, जिसमें अमोनिया कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रोजन गैस में और फिर वो एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो ये है पूरी हमारी नाइट्रोजन साइकिल। अब आप चाहो तो जो हमारा कंटेंट है उसको हम पूरा एक बार रीड कर लेते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन हो कि जो लिखा हुआ है वही मैम ने पढ़ाया है। चलो, आर एटमॉस्फेयर कंटेन्स अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन गैस। In fact, our atmosphere has 78% nitrogen gas. The atmospheric nitrogen gas cannot be utilized directly by the plants or animals. In order to nitrogen gas of atmosphere can be utilized by plants for their growth, it has to be first converted into nitrogen compounds which can be absorbed by the roots of the plants into compounds of nitrogen which can be used by the plants. The process of converting nitrogen of atmosphere या एयर, उसको हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। द नाइट्रोजन गैस इज द फ्री नाइट्रोजन, वेयर एज नाइट्रोजन कंपाउंड्स लाइक नाइट्रेट्स आर सेट टू बी फिक्स्ड नाइट्रोजन। जो हमारी एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन गैस मिलती है ना, उसको हम बोलते हैं कि वो फ्री नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन कंपाउंड्स जो कि हमारे सॉइल में मिलते हैं उसको हम कहते हैं फिक्स्ड नाइट्रोजन। The nitrogen gas of atmosphere or air can be fixed या converted into nitrogen compounds। कैसे हो सकती है, तो by certain nitrogen fixing bacteria जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, राइजोबियम के थ्रू, ब्लू ग्रीन अलगी के थ्रू और लाइटनिंग के थ्रू, है ना। ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया मतलब कि वो नाइट्रीफाइंग वाले बैक्टीरिया, है ना। तो इन तीनों से क्या होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन आती है और एयर से वो सॉइल में आ जाती है ना। राइजोबियम बैक्टीरिया जो है उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है, अमोनिया को फर्दर नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कौन कन्वर्ट करते हैं, यही नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। इसके अलावा द नाइट्रोजन फिक्सिंग राइजोबियम बैक्टीरिया लिव इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स सच एज पीस, बीन्स एक्सेट्रा। राइजोबियम बैक्टीरिया हैव सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद लेग्यूमिनस प्लांट्स। अब ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप आपके लिए हो सकता हो एक नया टर्म है, कोई बात नहीं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो लेग्यूमिनस प्लांट्स के जो रूट्स हैं उसमें रहता है, लेकिन उनको नुकसान नहीं पहुंचाता है। एक होता है पैरासिटिज्म, है ना,
अगर हमारे सर में स्कैल्प में जुएं हो जाते हैं तो हमको नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि जुएं हमारा खून चूसते हैं, हमारे खून पे जो है ना वो अपना, हमारे ब्लड से वो अपना न्यूट्रिशन जो है डिराइव करते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, होस्ट को नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा? जुओं की मज़े हो रही है, उनकी पार्टी हो रही है, लेकिन हमारा नुकसान हो रहा है। तो होस्ट का नुकसान होता है जब, तो उसको हम पैरासिटिज्म कहते हैं। ठीक है, तो पैरासाइट्स रखना अच्छी बात नहीं होती है। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें राइजोबियम बैक्टीरिया की, तो कहने को तो प्लांट के अंदर जो है ना बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, तो हमको लगेगा कि अरे हो सकता है लेग्यूमिनस प्लांट्स को नुकसान पहुंचाता हो, लेकिन नहीं, राइजोबियम बैक्टीरिया अपना काम करता रहता है और लेग्यूमिनस प्लांट्स जो है अपना काम करते रहते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है, किसी को नुकसान नहीं होता, उल्टा फायदा ही होता है। ठीक है, चलो। Thus, some nitrogen fixing bacteria live freely in the soil, whereas other bacteria which convert nitrogen fixing bacteria live in the root nodules of the leguminous plants. तो कुछ soil में भी रहते हैं, कुछ आप बोल सकते हो कि leguminous plants की roots में भी रहते हैं। फिर इसके बाद में नाइट्रोजन गैस ऑफ एटमॉस्फेयर ऑल्सो गेट्स फिक्स्ड थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग इन द स्काई। दिस हैपन्स एज फॉलोज व्हेन लाइटनिंग टेक्स प्लेस इन द स्काई ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म। अ हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस्ड इन द एटमॉस्फेयर, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर प्रोड्यूस हो जाता है एटमॉस्फेयर में। एट दिस हाई टेम्परेचर नाइट्रोजन गैस ऑफ एयर combines with oxygen gas of air to form nitrogen compound. These nitrogen compounds dissolve in rainwater, fall to earth with rainwater and go into the soil. अब यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीका सिखाया गया है कि कैसे, अभी मैंने आपको बताया था कि लाइटनिंग के थ्रू जो है नाइट्रोजन फिक्स होती है, यानी कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन सॉइल में आ जाती है। लेकिन कैसे आ जाती है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि लाइटनिंग की जब प्रोसेस होती है, जब तेज़ तूफान आता है, थंडरस्टॉर्म आता है, तो खूब बिजली आती है ना, बिजली चमकती है। इस बिजली के कारण क्या होता है, एटमॉस्फेरिक एयर में जो नाइट्रोजन है, मैंने आपको बताया था ना N2 के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, तो ये एक एटम, ये दूसरा एटम, इनके बीच में पक्की दोस्ती। तो जब लाइटनिंग आएगी, इनके बीच की ये पक्की दोस्ती टूट जाएगी, ये एटम चला गया, ये एटम चला गया। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारी एटमॉस्फेरिक एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो ऐसा थोड़ी है कि हमारी एटमॉस्फेयर में सिर्फ नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी तो प्रेजेंट है ना। तो हुआ क्या, नाइट्रोजन का साथ छूट गया, अब ये नाइट्रोजन अलग हो गया, बेचारा ये भी अलग हो गया। तो होगा क्या, ये जो नाइट्रोजन है ये आगे जाकर के कंबाइन हो जाते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन गैस के साथ। भाई अभी तक इनकी फ्रेंडशिप चल रही थी, है ना, इनका ग्रुप चल रहा था, इनका मॉलिक्यूल बना हुआ था, लेकिन जैसी लाइटनिंग हुई, इतनी तेज लाइटनिंग हुई कि इनके बीच का जो बॉन्ड वगैरह है, फ्रेंडशिप वगैरह है, वो सब टूट गई। तो ये नाइट्रोजन का एटम अलग हो गया और हम बोलते हैं कि ये वाला भी अलग हो गया। तो अब होगा क्या, दोनों अकेले हो गए, लेकिन फिर भी इनको पार्टनर तो चाहिए जीने के लिए। तो एटमॉस्फेयर में, एयर में जो ऑक्सीजन गैस होती है, उसके साथ नाइट्रोजन गैस जो है कंबाइन हो जाती है, और कंबाइन होने के कारण हम बोलते हैं कि नाइट्रोजन के कंपाउंड्स फॉर्म हो जाते हैं। इसके बाद में क्या होगा, भाई थंडरस्टॉर्म आएगा, बिजली चमकेगी, तो बारिश भी तो होगी ना। तो इस बारिश के थ्रू, बारिश का पानी नीचे आता है, सॉइल में मिलता है, तो इस बारिश के पानी के साथ ही जो नाइट्रोजन कंपाउंड ऊपर एटमॉस्फेयर में प्रोड्यूस हुए हैं, बने हैं नए नए, वो नीचे आकर के गिर जाते हैं। बारिश का पानी नीचे गिरेगा तो उसके साथ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंपाउंड्स जो बने हैं वो भी आकर के नीचे गिर जाएंगे। नीचे मतलब कहाँ, सॉइल में। तो सॉइल में हम बोलते हैं कि कुछ इस तरीके से नाइट्रोजन कंपाउंड जो है नीचे आ जाते हैं। पूरी प्रोसेस समझ में आ गई ना, कि एटमॉस्फेरिक एयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट थी, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे, एटम्स प्रेजेंट थे, लाइटनिंग हुई, उनके बीच के जो बॉन्ड है, एटम्स के बीच के जो बॉन्ड है वो टूट गए, ये बेचारा अलग हो गया, ये बेचारा अलग हो गया। ये क्या करेगा, दोनों ही इनफैक्ट क्या करेंगे, एटमॉस्फेरिक एयर में जो ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है उसके साथ कंबाइन हो जाएंगे। कंबाइन होने के कारण नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कुछ कंपाउंड्स बन जाएंगे। अब जब बारिश होगी तो बारिश का पानी जब नीचे आएगा तो उनके साथ ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वाले जो कंपाउंड्स हैं ये भी नीचे आ जाएंगे, सॉइल में आ जाएंगे। यानी कि सॉइल में अब नाइट्रोजन कंपाउंड्स आ चुके हैं। हाँ, अब अगर नाइट्रोजन कंपाउंड्स आ गए हैं तो भाई सॉइल में तो हमारे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं, वो क्या करेंगे, इन नाइट्रोजन कंपाउंड से फिर फर्दर नाइट्रेट्स वगैरह सब बना लेंगे और अपनी साइकिल जो है ना वो सीधी सीधी चलती जाएगी। तो ये यहाँ पे डिटेल आपको बता दिया गया है कि लाइटनिंग की प्रोसेस है तो होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, लेकिन एग्जैक्टली कैसे, तो वो कुछ इस तरीके से। ठीक है, चलो अब इसके बाद में नेक्स्ट क्या है, द नाइट्रोजन कंपाउंड्स डिजॉल्व इन रेन वाटर, पानी में डिजॉल्व होकर के नीचे आ जाते हैं, फॉल टू अर्थ विद रेन वाटर एंड गो इनटू द सॉइल। नाइट्रोजन ऑफ एटमॉस्फेयर कैन ऑल्सो बी फिक्स्ड बाय आर्टिफिशियल मेथड्स। वी विल स्टडी द आर्टिफिशियल फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन हायर क्लासेस। तो अच्छी बात है कि आपके सिलेबस में आर्टिफिशियली हम नाइट्रोजन को कैसे फिक्स करते हैं ये नहीं है, तो हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। फिर इसके बाद में नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड बाय बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन्स व्हिच मेक्स up the bodies of plants and animals.
नाइट्रोजन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन। हम सबको पता है कि हमारे प्लांट्स के लिए क्लोरोफिल कितना इंपॉर्टेंट होता है। क्लोरोफिल नहीं होगा तो हमारे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, और अगर प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे तो वो ग्रो नहीं करेंगे, अपना खाना नहीं बना पाएंगे। खाना नहीं बनेगा तो क्या होगा भाई, अगर हमें खाना ना मिले 1-2 दिन तो हम मर जाएंगे कि नहीं मर जाएंगे, है ना, बिल्कुल एनर्जी भी हमारी चली ही जाएगी। सिमिलरली अगर प्लांट्स को भी हम खाना नहीं देंगे या अपना प्लांट्स खाना खुद नहीं बना पाएंगे तो उनकी डेथ हो जाएगी। और अगर प्लांट्स जो हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं वही चले जाएंगे तो जो पूरी फूड चेन चल रही है, हम डिपेंडेंट है, हर्बीवोर्स डिपेंडेंट है, हर्बीवोर्स के ऊपर कार्निवोर्स डिपेंडेंट है, वो पूरी फूड चेन कैसे चलेगी। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स का जो लॉस है वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। The same nitrogen element circulated again and again through living things like plants and animals and non-living things like air, soil and water। यानी कि एक साइकिल चलती रहती है ना, नॉन लिविंग चीज़ों के बीच में, लिविंग चीज़ों के बीच में। द सर्कुलेशन ऑफ नाइट्रोजन एलिमेंट थ्रू लिविंग थिंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड नॉन लिविंग एनवायरमेंट इज कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल इन नेचर। और ये जो नाइट्रोजन एलिमेंट का जो सर्कुलेशन चल रहा है कि एटमॉस्फेरिक एयर से सॉइल में आ रही है ना, एयर भी नॉन लिविंग है, सॉइल भी नॉन लिविंग है, फिर सॉइल से प्लांट के अंदर जा रही है। प्लांट क्या है, एक लिविंग चीज़ है, तो नॉन लिविंग चीज़ ने लिविंग चीज़ को नाइट्रोजन दे दी, फिर प्लांट से हमारे पास आ रही है ना, हर्बीवोर्स के पास आ रही है, हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स के पास जा रही है, फिर कार्निवोर्स से फिर से कहाँ आ रही है, सॉइल में आ रही है। या सभी प्लांट्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, सभी प्लांट्स और एनिमल्स से सॉइल दोबारा कहाँ आ रहा है, नाइट्रोजन आप बोल सकते हो कि सॉइल में आ रहा है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से नाइट्रोजन का सर्कुलेशन हो रहा है लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ों के बीच में, और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी सर्कुलेशन को हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन साइकिल। चलो फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, ये एक साइकिल है यहाँ पे। द मेन स्टेप्स इन द नाइट्रोजन साइकिल इन नेचर आर एज फॉलोज। अब मेन स्टेप्स क्या होते हैं नाइट्रोजन साइकिल के, द एटमॉस्फेयर और एयर कंटेन्स नाइट्रोजन गैस, द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल एंड इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, ब्लू ग्रीन algae and lightning in the sky fix nitrogen gas from the atmosphere and convert it into compounds of nitrogen which go into the soil. The plants take compounds of nitrogen from the soil for their growth. The plants absorb the nitrogen compounds from the soil through their roots. The plants convert the compounds of nitrogen into plant proteins and other organic compounds which make up the body of the plants. वही बात है, अलग अलग तरह से नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो गया, फिर इसके बाद में नाइट्रोजन के कंपाउंड्स बन गए सॉइल में। इन नाइट्रोजन के कंपाउंड्स को सॉइल से प्लांट्स ने क्या किया है, अपनी रूट्स के थ्रू अब्जॉर्ब कर लिया है, और फिर इसके बाद में प्लांट प्रोटीन्स का सिंथेसिस कर लिया है और अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना लिए हैं जो कि उनकी बॉडी को बनाएगा। द प्लांट्स आर ईटन अप बाय द एनिमल्स एज फूड। प्लांट्स को कौन खाता है, एनिमल्स खाते हैं अपने फूड के फॉर्म में। एनिमल्स कन्वर्ट प्लांट प्रोटीन्स इनटू एनिमल प्रोटीन्स, अपने प्रोटीन्स में कन्वर्ट कर लेते हैं एनिमल्स, एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच मेक अप देयर बॉडी, जो कि उनकी खुद की बॉडी बनाते हैं एनिमल्स की बॉडी। सम एनिमल्स ऑल्सो ईट अदर एनिमल्स टू ऑब्टेन नाइट्रोजन कंपाउंड्स, यानी कि कार्निवोर्स। दस एनिमल्स ऑब्टेन नाइट्रोजन कंपाउंड्स बाय ईटिंग प्लांट्स एज वेल एज अदर एनिमल्स, यानी कि प्लांट्स को तो खाएंगे, एनिमल्स को भी खा जाते हैं। When plants and animals die, the complex nitrogen compounds like protein, etc., present in their dead bodies are decomposed and converted into simple compounds of nitrogen by certain bacteria and fungi present in the soil. मैंने आपको क्या बताया, प्लांट के अंदर भी प्रोटीन, हमारे अंदर भी प्रोटीन, हर्बीवोर्स के अंदर भी प्रोटीन और कार्निवोर्स के अंदर भी प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन मतलब क्या, नाइट्रोजन कंपाउंड, ऑब्वियस सी बात है ना। तो जब इनकी डेथ होती है तो डिकम्पोजिशन होता है, बैक्टीरिया और फंजाई करते हैं, और ऐसे नाइट्रोजन कंपाउंड्स को, प्रोटीन को फिर सिंपलर फॉर्म्स में कन्वर्ट किया जाता है। एनिमल एक्सक्रीशन जैसे कि यूरिन हो गया, डंक वगैरह हो गया, ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू सिंपल कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। ऑल द सिंपल कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन फॉर्म्ड इन दिस वे गो इनटू द सॉइल। कहाँ जाते हैं, सॉइल में चले जाते हैं। भाई डिकम्पोजिशन हो गया ना प्रोटीन का, क्या बन गया, अमोनिया। अमोनिया कहाँ जाएगा, सॉइल में। In this way, the compounds of nitrogen which were taken by the plants from the soil during their growth are returned to the soil. जो प्लांट्स ने नाइट्रोजन रिच कंपाउंड लिए थे सॉइल से, वो दोबारा कहाँ आ गए हैं, प्लांट से सॉइल में आ चुके हैं। From the soil, these nitrogen compounds are again absorbed by the new plants for their growth, and this part of the nitrogen cycle is repeated endlessly. ठीक है, फिर जो अमोनिया आया है सॉइल में, उसको क्या होगा, प्लांट्स फिर से अब्जॉर्ब कर लेंगे, तो यहाँ पे साइकिल कंटिन्यू रहेगी। सम ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि जो बची हुई अमोनिया है उसको
डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होंगे सॉइल में वो नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देंगे. दिस नाइट्रोजन गैस गोज बैक टू द एटमॉस्फेयर फ्रॉम वेयर इट इनिशियली केम. दिस प्रोसेस इज द रिवर्स ऑफ फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन. इन दिस वे द नाइट्रोजन गैस which was removed from the atmosphere during fixation is put back into the atmosphere. तो fixation से जो atmosphere से नाइट्रोजन गैस आई थी उसको हम वापस से वहीं डाल देते हैं. नेक्स्ट क्या है? फ्रॉम द एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन गैस इज यूज्ड अगेन during nitrogen fixation and the nitrogen cycle is repeated in nature again and again. As a result of nitrogen cycle in nature, the percentage of nitrogen gas in the atmosphere remains constant. हमेशा कांस्टेंट रहती है. आप कभी भी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का कंटेंट देख लो तो 78% ही मिलेगा. ठीक है, तो आज की सेशन के लिए बस इतना ही. आई होप ये सेशन आप सभी ने एंजॉय किया होगा. नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये सभी को समझ में आ गया होगा. अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, और जहाँ पे हम आपके चैप्टर के जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के जो जितने भी क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, उन सबको हम करेंगे सॉल्व. क्योंकि टॉपिक्स हमने 100% कवर कर लिए हैं. हर एक टॉपिक को बहुत डिटेल में समझाया मैंने. अब बारी आती है एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करने की. तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में. तब तक आप क्या करेंगे, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है magnetbrains.com उसे विजिट कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे प्रॉपरली प्लेलिस्ट में अरेंज्ड. साथ ही साथ सभी चैप्टर्स के आपको वहाँ पे होंगे नोट्स भी अवेलेबल. सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com. टिल देन कीप लर्निंग विथ मैग्नेट ब्रेन्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग.